विद्यार्थियों जय हिंद। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर के एक टेंस जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में या तो ता है रहेगा, या तो ती है रहेगा, या तो ते है रहता है। ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है जैसा शब्द आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करने के बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया जान लेनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू और डज। याद रखें, दो सहायक क्रिया होती है, डू और डज। लेकिन इस डू और डज दोनों सहायक क्रिया में से किस सहायक क्रिया का प्रयोग किस कर्ता के साथ में करते हैं, इसके लिए देखें। कर्ता यदि ही होगा, सी होगा, इट होगा तथा या तो एक वचन का होगा। एक वचन का मतलब जैसे एक व्यक्ति के बारे में या एक वस्तु के बारे में बात की जाए तो उसे हम एक वचन कहते हैं। ऐसे कर्ता के साथ में हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरे कर्ता की बात करें जो दूसरे लाइन में लिखा हुआ है, आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन, इसके साथ में हम दो का प्रयोग करते हैं। बाकी बहुवचन का मतलब होता है कि जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है होता है, या तो फिर सहायक क्रिया उसमें जो होती है डू और डज होता है। किस सहायक क्रिया का प्रयोग किसके साथ में करेंगे हमें पता चल गया कि अगर कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन का होगा तो डज प्रयोग करेंगे, और कर्ता आई, बी, यू तथा बहुवचन होगा तो डू प्रयोग करेंगे। आइए विद्यार्थियों, हम लोग ये भी जान लें कि किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें 4 सेंटेंस पढ़ने पड़ते हैं। 4 सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो है हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की पहचान आपकी समझ में आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिस वाक्य में नहीं शब्द ना आया हो। जैसे मैं यहाँ पे एक वाक्य लिख रहा हूँ, जैसे लिखा जाए कि राम खाना खाता है। राम खाना खाता है में देखें इसमें नहीं शब्द नहीं आया हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। इसके अलावा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम इसको पहचानने के लिए मैंने पहले बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो वाक्य के अंत में या तो ता आया होगा, या तो ती आया होगा, या तो ते आए होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर ता आया है। ऐसे वाक्य में हम ये समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बशर्ते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं आया। मैंने यही कह दिया कि यदि वाक्य में नहीं शब्द ना आया हो तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब इस सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी में हम लोग एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इसी पर हम सब कुछ सेट करते चले जाएंगे। हमारा ट्रांसलेशन अंग्रेजी में आसानी से होगा। लेकिन इस सिंपल सेंटेंस को करने से पहले एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि सबसे पहले प्रश्न में हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया ही, सी तथा एक वचन होता है, और आई, बी, यू तथा बहुवचन के साथ में हम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सिंपल सेंटेंस वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो उसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें हम जब हमारे पास करता ही, सी, इट तथा एक वचन होता है तो हम उसके साथ में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम या तो यस लगा देते हैं या तो ईएस लगा देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास करता आई, बी, यू, दे
है तो हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को वैसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया का प्रयोग हम नहीं करते हैं या किसी भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए हम लोग एक वाक्य का ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है उसका अनुवाद किस तरह से बनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, आप अब तक पहचान चुके होंगे कि जब वाक्य के अंत में ता है ती है तो ऐसे शब्द आए हुए हों उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि ये तो सिंपल है, क्योंकि सिंपल में नहीं शब्द नहीं होता और इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं है, इसलिए ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब इस सिंपल सेंटेंस का हम अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हमें देखना चाहिए कि हमें सबसे पहले कर्ता लेना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल बनता है कि हमें कर्ता पहचान लेना चाहिए। तो कर्ता किसी भी वाक्य में हम उसे कहते हैं जो काम करे, यानी जो काम करता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। और यहाँ काम हो रहा है खाने का, तो खाने वाला काम कौन कर रहा है? खाने वाला काम राम कर रहा है, इसीलिए काम करने वाला कौन है? राम है। हम राम को कर्ता बना देंगे, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे राम का नाम लिखेंगे, राम हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया का नंबर आता है। हमने पहले बता दिया कि सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर क्या करते हैं? हमने यहाँ लिख रखा है कि अगर कर्ता की जगह पे ही सी इट तथा एक वचन होगा तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं। यस या ईएस लगाने का मतलब है जो मुख्य क्रिया हमारी क्या है? कर्ता के द्वारा किया गया काम। कर्ता कौन सा काम कर रहा है? खाने वाला काम कर रहा है। तो खाने वाले काम में हम क्या लगा देंगे? या तो यस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो खाने का देते यानी मुख्य क्रिया बनी है, मुख्य क्रिया का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हम ईट लिख देंगे। ईट लिखने के बाद हम यहाँ सवाल होता है कि यस लगाएं कि ईएस लगाएं, क्योंकि दोनों यस या ईएस एक ही टाइम में लिखा गया है, यानी ही के साथ, ईट के साथ, दे के साथ, ईट के साथ तथा एक वचन के साथ या तो यस लगाएं या तो ईएस लगाएं। फिर दिमाग में उठता है कि कब यस लगाएं कब ईएस लगाएं। तो उसके लिए विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर अंग्रेजी के 5 स्वर जो स्वर होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये आए होंगे तो उसमें हम ईएस लगा देंगे। यहाँ ये कहाँ आए होंगे? मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर। जब स्पेलिंग देखेंगे तो स्पेलिंग का जो अंतिम अक्षर होता है यदि वह ए आया हो, ई आई, ए ई आई ओ यू आया हो, तब तो हम ईएस लगा देंगे, अन्यथा यस लगाएंगे। तो जैसे देखें इसमें टी आया हुआ है तो टी का मतलब इसमें टी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। राम ईट्स। हमारे पास देखिए मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया के बाद कर्म चाहिए, कर्म हमारे पास नहीं है, इसलिए हम स्थान के पास, स्थान भी हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास देखिए यहाँ पे कर्म मौजूद है। हम क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं, ये हमारा कर्म हो जाएगा। ईट द फूड, ये हमारे पास कर्म। अब उसके बाद इसमें स्थान नहीं है, समय नहीं है, और जो विद्यार्थियों जो चीज ना हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस होता है। इसी प्रकार से हम दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे, जो दूसरा सेंटेंस, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थी, हम लोग दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे। दूसरा सेंटेंस जैसे हम लिख रहे हैं इसी सिंपल का, जैसे लिख दूं मैं मैदान, मैं मैदान, मैं मैदान में हॉकी खेलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा इसमें भी क्या आ गया है? ता हूँ आ गया है, और ता हूँ आने से हम ये समझ जाते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। सेंटेंस में आगे हम देखते हैं कि इसमें नहीं शब्द नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? ये सिंपल हो जाएगा। और यदि सिंपल है तो सिंपल वाला फार्मूला लगेगा। सिंपल वाले फार्मूले में सबसे पहले कौन सा आता है? कर्ता आता है। कर्ता की अगर बात करें तो कर्ता उसे कहते हैं जो काम करता है। यहाँ खेलने का काम मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कर्ता लिख दूंगा। इसका मतलब होता है आई। सहायक क्रिया लगेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। हमने आई लिख दिया, सहायक क्रिया नहीं लिखी। मुख्य क्रिया मैं क्या कर रहा है? खेलने लगा। खेलने में हम यहाँ लगा देंगे प्ले। अब प्ले का मतलब होता है इसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए आई, डी, यू, डी तथा बहुवचन के साथ में हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लगाते हैं।
ये हमारे पास करता ही सी होता है, वचन होता है तो हम यस या यस लगाते हैं। लेकिन आए भी युद्ध था बहुवचन के साथ में हम कोई भी ना तो यस लगाएंगे, ना तो यस लगाएंगे, ना तो सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमारा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो करते हैं वैसे ही है। अब उसके बाद किसका नंबर आता है मुख्य क्रिया। क्या खेल रहा है वो, हाकी खेल रहा है। हाकी को हम कर्म बना लेंगे द हाकी। उसके बाद देखिए कर्ता हो गया, सहायक क्रिया लगेगी नहीं, मुख्य क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया के बाद कर्म हो गया, मुख्य क्रिया के बाद कर्म हो गया, कर्म के बाद स्थान। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। में की अंग्रेजी होती है कि ये प्रीपोजिशन होता है, यानी किसी भी स्थान के पहले लगता है। और मैदान इन द फील्ड, ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का एक वाक्य, जिसको हमने देखा कि हमें सबसे पहले पहचान लेना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हम जान जाएंगे कि उसके वाक्य के अंत में ता है या ती है या ते है जैसा शब्द वाक्य आया रहता है। अब अगर ये शब्द आया हुआ है तो इस शब्द को देखते हुए हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस अगर हमारा सिंपल है तो सिंपल वाले सेंटेंस में आप देखिएगा कि उसमें नहीं ना होगा, और नहीं होगा तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस लेंगे। और सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए हमें इस फार्मूले का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले हम कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, स्थान, समय। इस तरह से हमें क्रम से अगर लिखते जाएंगे हमारा सेंटेंस आसानी से हल हो जाता है और हम आसानी से अपने हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जय हिंद।